नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के ये जो वीडियोस की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें लास्ट वीडियो में जो सार लेखन का था, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि हम आगे बाकी भी जो विषय हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, व्याख्या, गद्यांश पद्यांश की, उन सभी पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके मुख्य बिंदु आपको बताएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, उसमें हम गद्यांश पद्यांश व्याख्या जो है उस पर महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गद्यांश और पद्यांश दोनों की व्याख्या आती है, 5-5 मार्क्स की आती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके पास चयन आता है। जैसे सार लेखन में ना आपके पास चयन नहीं आता है, लेकिन इसमें आपके पास आता है। 2 गद्यांश दिए हैं, आपको किसी भी एक गद्यांश की व्याख्या लिखनी है। पद्यांश आपके पास 2 आते हैं, दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। चलिए तो देखिए कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो व्याख्या का अर्थ क्या होता है कि व्याख्या में करना क्या है, व्याख्या की महत्वपूर्ण बातें कि आपको उसमें मतलब किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे कैसे लिखनी है व्याख्या। फिर प्रभावी व्याख्या हेतु निर्देश, अगर आपको अपनी व्याख्या जो है वो थोड़ी और प्रभावी बनानी है, जैसे साधारण व्याख्या तो हर कोई लिख ही देगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर उसे और इफेक्टिव बनाना है तो आप उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और चिंता मत करिए, ये हम 2019 का ही आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया कि गद्यांश पद्यांश व्याख्या मिलाकर 10 मार्क्स की आती है। 5 मार्क्स की गद्यांश की व्याख्या, 5 मार्क्स की गद्यांश की व्याख्या, दोनों की गद्यांश और पद्यांश की 5-5 मार्क्स की। तो अब ये ना ही केवल भावार्थ है और ना ही केवल आशय। अब इसका मतलब क्या है, देखिए व्याख्या में क्या होता है, आपको कोई भी कविता दे दी जाती है या कोई भी गद्यांश दे दिया जाता है और कहा जाता है सरल हिंदी में इसकी व्याख्या कीजिए। स्पेशली ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आप बाकी में देखेंगे ना, बाकी में जो निर्देश दिए जाते हैं, अगर आप हिमाचल के पटवारी वगैरह के एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें तो बहुत लंबा दिया जाता है कि दिए गए गद्यांश या पद्यांश की सह प्रसंग भाव पल्लवन करते हुए, लेखक की मंतव्य स्पष्ट करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। उसमें तो आपको बहुत सारे चरण लिखने पड़ते हैं, भावार्थ लिखना पड़ता है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, शब्दार्थ, पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस पेपर में क्या निर्देश है, सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए, दैट्स इट। यानी आपको कोई अलग से प्रसंग या शब्दार्थ या विशेष लिखने की ज़रूरत नहीं है, भावार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको गद्यांश दिया है, आपको उसकी व्याख्या लिखनी है, लेकिन अब वो व्याख्या कैसे लिखनी है वो महत्वपूर्ण है। यह ना ही केवल भावार्थ है। भावार्थ मतलब कि जैसे कितना एक सार लेखन जो आपने पीछे पढ़ा कि आपको एक गद्यांश दिया है और अल्टीमेटली उसमें जो मूल भाव है वो क्या है, आपको सिर्फ उतना नहीं लिखना। और ना ही ये केवल आशय कि बस जो दिया गया है बस उसी का एक एक लाइन में मतलब समझा के लिख दिया। वो जो पंक्ति दी हुई है उसका जो लिखा हुआ अर्थ है वो क्या है, और जो छिपा हुआ अर्थ है वो क्या है, कि वो पंक्ति लिखने के माध्यम से कवि या लेखक कहना क्या चाह रहे हैं वो भी आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है ना। तो इसलिए ये सिर्फ आशय नहीं, आशय तो वो हुआ कि जो लिखा हुआ है बस उसका मीनिंग समझा दिया, लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, उसके माध्यम से कवि या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आपको व्याख्या में इंक्लूड करना होगा। किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को व्याख्या कहते हैं। तो भावार्थ में तो केवल मूल भाव आता है, आशय में केवल जो विचार दिए हुए हैं बस उतने आते हैं, लेकिन उसके उन भावों और विचारों को विस्तार कैसे देना है, विवेचन कैसे करना है कि ये चीज़ सही है या गलत, इसे आप कैसे देखते हैं, आप इसके पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, आपका क्या मत है, आप किन उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं अपने मत को, वो सब कुछ व्याख्या में आता है। मुख्यतः यह देखना होगा कि मूल भावों अथवा विचारों का समुचित और संतोषजनक विवेचन हुआ या नहीं। व्याख्या में बेसिकली आपको यह देखना है कि उस गद्यांश में एक्चुअली में जो लेखक कहना चाह रहा है, क्या आपने उसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। तो ये तो खैर आपको अभी जब हम उदाहरण करेंगे, ठीक है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और उदाहरण में भी हमने कोई ऐसे कोई रैंडमली नहीं उठा लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वही सॉल्व की हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ध्यान देना है कि व्याख्या में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। देखिए व्याख्या में मूल के जो भाव हैं, मतलब जो मूल तथ्य है, उनका समुचित और संतुलित विवेचन करना है। समुचित मतलब पूरे तरीके से, और संतुलित मतलब कि ऐसा उसका दोनों पक्ष कोशिश करनी है, आपको रखना है कि किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, आप किस हद तक उस बात से सहमत हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी असहमति भी दर्शानी हो, सिर्फ आपको इतना बताना है कि अगर आप सहमत हैं तो किस सीमा तक सहमत हैं, और अगर असहमत हैं तो किस सीमा तक असहमत हैं, और आप क्या सोचते हैं उस बारे में।
उसे कहा जाता है समुचित और संतुलित विवेचन करना। यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ, सार लेखन में क्या था, बस जो तथ्य थे उन्हीं को शॉर्ट में आपको बताना था, लेकिन यहाँ पे आप पूरे ओपन माइंड के साथ जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें आप अपना सोच सकते हैं कि इसमें हम कौन से उदाहरण दे सकते हैं, कौन से मुहावरे लोकोक्तियाँ इसमें जोड़ सकते हैं इसे थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, और हमारा क्या मत है, पूरे स्वतंत्र मन से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। विषय के विवेचन में विचारों के सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। सत्यासत्य ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सामासिक शब्दावली है। सत्य या असत्य या फिर सत्य और असत्य कि जो दिया गया जो तथ्य है वो कितना सत्य है या कितना असत्य है, उसी के आपको फिर विस्तार देना है। इसलिए विचारों का विवेचन करते समय छात्र को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वह चाहे तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, जरूरी नहीं कि आपको दोनों ही पक्ष रखने हैं, ये सही है या ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी मत लीजिए, लेकिन अच्छी व्याख्या में विचारों और भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी आप अपने भाव रख रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई कहता है कि भाई महाभारत के युद्ध में कौरव भी गलत नहीं थे, वो तो अपना अधिकार ही मांग रहे थे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो उसे स्पष्ट करने के लिए तथ्य तो दीजिए। अगर आपको लगता है कि कौरव सही थे तो क्यों सही थे उसके लिए तथ्य तो दीजिए, तभी पता चलेगा कि आपने उस चीज़ को कितनी गहराई से समझा। वो ही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। यदि छात्र मूल के भावों से सहमत है तो उसकी तर्क संगत पुष्टि करनी चाहिए। जो मैंने कहा कि आप कोई भी पक्ष लीजिए, फेवर में या डिसफेवर में, लेकिन उसे स्पष्ट कीजिए। और यदि असहमत है तो उसका खंडन भी कर सकते हैं। कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहा कि आपको मतलब इसी तरीके से जाना है। अब आता है कि अगर आपको व्याख्या को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है, थोड़ा प्रभावी बनाना है, तो उसमें आप एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलंकार, काव्य रस, गुण दोष, भाषा शैली आदि का जो ज्ञान है वो आपकी व्याख्या को प्रभावी बनाता है। जैसे भी आप देखेंगे जब हम व्याख्या करेंगे कि हमने उसमें कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं, थोड़ी कठिन शब्दावली जो है उसका प्रयोग किया है। काव्य रस, जैसे कविता की जब आप व्याख्या करते हैं तो आप उसकी स्टार्टिंग, उसका प्रारंभ कैसे करते हैं, कि जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब एग्जामिनर आपकी व्याख्या पढ़ना प्रारंभ करे वहीं से उसे आइडिया लग जाए कि इसने इस चीज़ को समझ लिया है। तो क्या होता है ना, अगर पहली 2-3 पंक्तियों में ही जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाए ना, तो फिर वो आगे चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव वे में ही देखता है। फिर सही वर्तनी अत्यावश्यक है, इसलिए शब्द चयन पर ध्यान दें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्तनी अर्थात स्पेलिंग्स। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अगर हम बहुत ही बड़े बड़े से तीर मार देंगे, बहुत कठिन कठिन शब्द लिख देंगे, तो उससे हमारी व्याख्या जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव दिखेगी, प्रभावी दिखेगी। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। आपको काव्य रस, काव्य दोष ये नहीं करने मत कीजिए, इग्नोर इट प्रॉपरली, पूरे तरीके से इसे इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। लेकिन जो भी आप शब्द लिख रहे हैं उसके स्पेलिंग सही होने चाहिए, सही तरीके से आप अपने मत को स्पष्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कठिन शब्दावली लिखने के चक्कर में व्याख्या, आपके मन में भाव तो बिल्कुल सही थे, इतने अच्छे थॉट्स थे, लेकिन हर जगह आपने शब्दों में जो है स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, उससे एग्जामिनर मतलब चिढ़ जाता है। उससे लगता है कि आपको खाक ज्ञान है, आपको स्पेलिंग्स तो आते नहीं है हिंदी के, विचार आप लिखने चले हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वही शब्द लिखें जिनकी वर्तनी आपको पता है। सही उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण आप अपने मन से, जैसे कहते हैं ना स्वतंत्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए, कि इस जगह पर कौन सा उदाहरण सटीक बैठता है। जैसे कहते हैं ना आपने बहुत ही डिबेट करते वक्त बहुत तगड़ा पॉइंट मारा है तुमने, वो जो तगड़ा पॉइंट मारना होता है ना, वही है कि सही उदाहरण देना। और व्याख्या कल्पना नहीं वास्तविकता से परिपूर्ण हो। याद रखिए, ये जो आप उदाहरण देंगे ना, ये कोई परियों की कहानी नहीं होगी, कोई कल्पना नहीं होगी, ये वास्तविकता होनी चाहिए। जैसे अगर आप मतलब कि कोई भी उदाहरण दे रहे हैं अपना मत स्पष्ट करने के लिए, तो बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि जो मतलब कि संभव ही नहीं है। बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल दीजिए जिससे पढ़ने वाले को भी सीधे सीधे समझ में आ जाए। अब इसके लिए तो जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जैसे आज जो हम लेकर आए हैं, एक गद्य की और 2 पद्य। 2 पद्य इसलिए जैसे कि वो छोटे छोटे थे, तो उसी साल में जो 2 आए थे जिसमें वो आपको चुनना होता है, दोनों विकल्प हमने दिए आपको। तो गद्यांश तो यही है, इसे अच्छे से पढ़िएगा पहले। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने को उन कर्मों के गुण दोषों का भी भागी समझता है जिनसे उनका संबंध होता है, जिसके साथ वह दिखाई देता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है।
जैसे कहते हैं ना कि आजकल तो आपने समाज में देखा होगा, अगर परिवार का कोई भी सदस्य गलत काम करे तो पूरे परिवार को उसका दोषी माना जाता है। परिवार में कोई जैसे क्रांति लाने के लिए कोई नया कदम उठाता है लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो कहता तुमने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। तो इसका मतलब आपके कर्म केवल आप ही को प्रभावित नहीं करते, आप लोकबद्ध प्राणी हैं, आप समाज में रहते हैं, तो इसलिए आप जो भी कर्म करेंगे उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। और आपकी जो संगति है, आप जिस संगति में रह रहे हैं, जैसे आप जिस परिवार में रह रहे हैं, तो उस परिवार का कोई भी से कोई भी काम करे उस पर उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भरी मूर्खता का प्रमाण देता है, अगर हमारा दोस्त जो है वो किसी से मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। देखा ही है ना आपने कि अगर हमारा दोस्त किसी से अभद्र व्यवहार करेगा तो सामने वाला समझेगा ये इसका दोस्त है, ये भी बुरा ही होगा। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सर झुका लेते हैं या बंगले झांकते हैं। यानी कि अगर लोग, ठीक है ना, जिसको गलत जगह मानते हैं कि यहाँ जाना गलत है, और अगर हम उस रास्ते के द्वारा एक सही जगह पर भी जा रहे होंगे ना, तब भी लोगों को यही लगेगा कि ये तो गलत इंसान है, ये गलत ही मार्ग पे जा रहा है। बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं उसका हमारे कितनी बातों में कहाँ तक साथ है। दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वच्छंदता है, पूरी स्वतंत्रता है। समाज आपको केवल आपके कर्मों से ही नहीं, आपकी संगति से भी पहचानता है। उसकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बांध नहीं सकते, और किस लेवल तक लोग आपको उसके साथ जोड़ कर देख लें आप नहीं कह सकते। और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण क्या है वो आप समाचारों में आजकल देख ही रहे हैं। पार्टी का, राजनीतिक तौर पर अगर हम कहें, पार्टी का कोई एक प्रवक्ता अगर कोई बात कह देता है, उसे पूरी पार्टी से जोड़कर क्या क्या कहा जाता है। किसी भी देश का अगर कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो पूरे देश को उससे जोड़कर देखा जाता है। तो यही दर्शाता है कि संगति का असर क्या होता है। अब इसी चीज़ को व्याख्या में कैसे लिखना है उसका देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये 5 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको कोई शब्द सीमा नहीं दी हुई कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। जैसे निबंध में तो अक्सर आपको दिया जाता है 500 शब्दों में, 350 शब्दों में, कुछ भी। तो व्याख्या अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी व्याख्या लिख रहे हैं। यह आपको अपने समय के अनुसार देखना है कि पेपर में आपके पास कितना टाइम बचा है और आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितनी शीघ्रता से लिख सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। कोई ये नहीं देख रहा कि आपने कितना लंबा लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है वो सही लिखा होना चाहिए। अब जैसे हम कह रहे थे, जो व्याख्या है वो ना तो भावार्थ है ना ही आशय। अब ये जो चीज़ है, ठीक है ना, कि कोई हमारा दोस्त मूर्खतापूर्ण बात करता है तो हमें भी शर्म आ जाती है। सिर्फ इस बात को ही दूसरी लैंग्वेज में लिख देना, उसे कहते हैं आशय, हमें वो नहीं लिखना। लेकिन यहाँ पर ये जो था कि बात यह है कि मूल भाव अब नीचे बताया गया है, उस भाव को हमें विस्तार देना है। अब वो कैसे देना है वो देखिए। अब मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी, अब हमें सरल भाषा में देना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका अस्तित्व समाज के मध्य रहकर ही दिशा पाता है, ठीक है ना। बिना परिवार, मित्रों आदि के जीवन नीरस हो जाता है, जिसमें मतलब कोई रस नहीं रहता, और फिर किसी भी सफलता असफलता, सुख दुख आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता। और समाज की इसी महत्वपूर्ण भूमिका के इतने लाभ हैं, तो यही समाज जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का कारण भी बनता है। आपने इसे बताया है कि जो समाज है, ठीक है ना, नो डाउट कि जब हमारी जैसे सफलता होती है, तब अगर हम जैसे फर्स्ट आए हैं और दुनिया को पता ही नहीं है कि हम फर्स्ट आए हैं, तो लोगों को लगता है यार फिर मेरे फर्स्ट आने का फ़ायदा ही क्या है, ये होता है ना। तो इसलिए समाज बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वही हमारी चुनौतियों का भी कारण बनता है। कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है, परंतु समाज केवल आपके कर्म ही नहीं, सिर्फ आपके काम नहीं देखता, अपितु आपकी संगति, और इन दोनों के प्रति, और सिर्फ आपकी संगति भी नहीं, उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण ही अंत में आपकी सामाजिक पहचान निर्धारित करता है। आपके कर्म, आपकी संगति, और उससे भी ऊपर आपकी संगति पर उस व्यक्ति की क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, ये ही अंत में आपकी सामाजिक पहचान निर्धारित करता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जिस समाज में रह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो सब लोग अपने में व्यस्त हैं, आप किसी भी संगति में रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं है। लेकिन यही अगर आप किसी जिले में हैं, किसी गाँव में हैं, जहाँ पे लोग आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ के रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी संगति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसलिए आपके कर्म और आपकी संगति के साथ साथ लोगों का उसके प्रति उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण ही अंत में आपकी सामाजिक पहचान निर्धारित करता है। संगति अर्थात किसी का साथ। किसी भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य समाज में 2 तरह की संगति पाता है, एक अच्छे लोगों की और दूसरी बुरे लोगों की। जहाँ अच्छे लोगों की संगति उसका उद्धार करती है, तो वहीं बुरे और नीच लोगों के साथ रहकर व्यक्ति का विनाश हो जाता है।
इसका उदाहरण एक प्रकार से समझा जाता है, जैसे समझा जा सकता है, जिस चंदन के वृक्ष को काटते ही उसकी सुगंध से वह जड़ सींचने वाले माली तक को सुगंधित कर देता है और उसकी खुशबू का प्रसार दूर दूर तक होता है, इसके विपरीत सांप उसे पालने वाले तक को ही अपनी दुष्टता के कारण काट लेता है। यानी आप चंदन के वृक्ष के पास गए, ठीक है ना, आपने क्या कर्म किया, आपने तो उस पेड़ को काट दिया, लेकिन आपकी संगति इतनी अच्छी थी, आपने चंदन के वृक्ष को काटा था तो उसकी महक आपके हाथों में भी आ गई। उसको काटने के दर्द में चंदन ने आपके हाथों में दुर्गंध नहीं, सुगंध ही फैलाई। ये होता है संगति का असर, कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहें, वो आपको हमेशा ही उन्नति के ही मार्ग पर ले जाएंगे, प्रसन्नता के ही मार्ग पर ले जाएंगे। वहीं आपने किसी सांप को पाला, आपने तो ये सोचकर पाला कि भाई वो पशु है, ठीक है ना, असहाय पशु है, हम उसको पाल लें, आपने अच्छा काम किया, कर्म किया, लेकिन संगति बुरी थी। आपने पाला किसे, आपने सांप को पाला, और वो तो क्या करता है कि अपने पालने वाले को ही काट लेता है, तो अंत में आपका नाश हुआ। ठीक उसी प्रकार मनुष्य यदि अच्छी संगति में रहता है तो विकास और उन्नति के मार्ग पर स्वयं को स्थापित करता है, और यदि वह कुसंगति के साथ रहता है तो वह गलत व्यवहार और आदतों के लिए जाना जाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, यदि तुम सदैव उनके साथ रहोगे जो लंगड़े हैं तो तुम स्वयं लंगड़ाना सीख जाओगे। वो कहते हैं ना, जैसे एक शेर का बच्चा, भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक शेर का बच्चा खो गया था तो वो बकरियों के साथ रहने लगा, लेकिन तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो बकरियों जैसा ही रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने पानी में अपनी छवि देखी और तब वो जोर से गुर्राया, तब जाकर उसे पता चला कि मैं तो शेर हूँ, मुझे डरना नहीं है। लेकिन वही है कि जिस संगति में आप रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप कायरों की संगति में रहेंगे तो वो कायर आपको अपनी संगति के कारण वो भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आप भी कायर ही बन जाएंगे। इसी प्रकार यदि मनुष्य कुसंगति में पड़ जाए तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। काजल की कोठरी में चाहे कैसा भी सयाना क्यों ना चला जाए, उसे काजल की रेखा अर्थात दाग अवश्य लग ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच बीच में कहावतें, लोकोक्ति या प्रसिद्ध कथन जो है वो हम जोड़ते जा रहे हैं। फिर है, दूध जैसा पवित्र पदार्थ भी यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो बहुत शराब पीता हो तो दूध भी मद समझा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त शराब पीता रहता है, लेकिन अभी वो थोड़ा बीमार है, वो दूध पी रहा था, तो हमें तो यही लगेगा ना कि वो तो शराब ही पी रहा होगा, उसके हाथ में अगर कुछ है तो। जैसे आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें अत्यंत निर्मल, उज्जवल और पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरती हैं गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं और मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ हो जाती हैं। तो ये संगति का असर। इसके विपरीत सुसंगति मनुष्य के सच्चरित्र का निर्माण करती है, और बिना चरित्र निर्माण के मानव कभी भी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। यह सफलता सामाजिक स्वीकृति के बिना अधूरी ही लगती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास के लिए तत्पर है उसके अच्छे लोगों की संगति को ग्रहण करना चाहिए, उसे अच्छे लोगों की संगति को ग्रहण करना चाहिए। यही उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति का मूल आधार है। चाहे आप वहां तक खत्म कर सकते हैं या फिर थोड़ा और लिख सकते हैं कि वानर भालुओं को कौन स्मरण रखता है, कौन बंदरों को याद रखता है, लेकिन किंतु हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सभी अविस्मरणीय बन गए क्योंकि उन्होंने श्री राम की संगति पाई थी। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यों की संगति में हमारा आचरण सुधर जाता है। लोगों द्वारा त्यागा गया मलिन तालाब भी सूर्य की सुनहली किरणों का संस्पर्श पाकर स्वर्ण सा चमकने लगता है तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से वो किया गया है कि अगर आप किसी गंदे तालाब को देखेंगे आपका देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं वो चमकने सा लगता है, तो आप कहते हैं वाह देखो सूरज की किरणें पड़ रही, कितना चमकता सा लग रहा है, तब वो आपके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। काला कलूटा सस्ता लोहा जिस प्रकार पारस की संगति पाकर मूल्यवान दमकता सोना बन जाता है, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य भी महापुरुषों, ज्ञानियों एवं महात्माओं के संग से बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी व्याख्या, जिसमें आपने बताया कि किस प्रकार समाज आपको आपके कर्म और संगति ही नहीं उनकी सोच और दृष्टिकोण से भी वो करता है। कि जैसे जो मलिन तालाब था, अब उसकी संगति क्या थी, मैल थी, उसका कर्म क्या था, वही मतलब दुर्गंध फैलाना, लेकिन वहां पे कर्म और संगति भी काम नहीं आई। वहां पर क्या काम आया, लोगों का दृष्टिकोण। जब तक उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ी थी तब तक वो उन्हें मतलब उसकी बुराइयां दिख रही थी, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी संगति अच्छी हुई, वो चमकने लगा, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। तो हर बिंदु को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है। यह तो थी गद्य की व्याख्या। अब आती है आपकी पद्य की व्याख्या, जिसमें 2019 का ही ये प्रश्न है, जिसमें आपके पास था या तो इस कविता का कीजिए या इसका, ये दोहे का। जैसे 4 पंक्तियों में आपको दोहा दिया गया है। तो क्या है कि और अधिकतर जो 3 वर्षों का मैंने एनालाइज किया उसमें यही था, आपको हमने पहला वीडियो एनालिसिस का ही बनाया था कि एक तो होती है जो साधारण आपको कविता दी जाती है और एक दूसरा दोहा।
कविता जो होती है वो थोड़ी सी सरल भाषा में होती है, दोहा जो होता है वो थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों की ही व्याख्या आपको करके दिखाई है। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम दोहे का ही कर लेते हैं। ये देखिए क्या है ये, जाको गुरु भी अंधला, ठीक है ना, चेला खरा निरंध, कि जिसका गुरु ही अंधा है उसका चेला तो अंधा ही होगा। अंधे अंधा ठेलिया धुंत्यूं कूप पडंत, कूप का मतलब होता है कुआं, और जहाँ पे दोनों ही क्या कहते हैं अंधे हैं वो एक दूसरे को ही उठा उठा कर कुएं में गेर देते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर सीखने वाला भी मतलब कि विचारहीन है, सिखाने वाला भी विचारहीन है, तो वो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे वो एक दूसरे को अंत में लाके मतलब विनाश ही कर डालेंगे। यानी कि जैसे कोई देश है, देश में हम कहते हैं ना कि उसकी युवा पीढ़ी को जागृत करो, शिक्षित बनाओ, लेकिन अगर सिखाने वाले भी मूर्ख ही होंगे, दिशाहीन होंगे, और सीखने वाले भी उनके कारण दिशाहीन बन जाएंगे, चाहे अगर अच्छे गुरु की संगति पाते तो वो दिशा मतलब अच्छी दिशा में जा सकते, लेकिन अगर गुरु ही बुरा होगा तो उसके कारण वो गलत दिशा पाएंगे, गलत मतलब संस्कार सीखेंगे, तो फिर वो देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा ही नहीं सकते, वो देश का सर्वनाश ही कर देंगे। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। लेकिन जब जैसे कुएं में गिरा देते हैं अगर बुरे गुरु का संगत मिल जाए, लेकिन आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे सतगुरु मिले, जब मैं आगे मतलब चला आगे बढ़ा तो मुझे एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मेरे हाथ में दीपक दिया, उसे रोशन किया, और मतलब मेरा जीवन भी सुसंस्कारों से भरकर मेरे जीवन को प्रकाशित किया, उन्नति के मार्ग पर लेके गए। ये इसका छोटा सा एक जैसे कहते हैं भाव है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है वो देखिए। दिए गए दोहे में आपने लिख दिया है, कवि ने अत्यंत उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करते हुए, ये देखिए स्टार्टिंग ही आपने जैसे मैंने आपको कहा था, लेकिन फिर वही चीज़ अगर आपको ये नहीं पता मत लिखिए, साधारण भाषा में लिख दीजिए, लेकिन अगर इसका ज्ञान है तो अवश्य लिखिए। सही उपदेशात्मक, ये उपदेश दिए है ना कि सही गुरु के चयन और जीवन में सही गुरु की शिक्षा के महत्व और उससे शिक्षार्थियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाने का प्रयास किया है। कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से वास्तविकता का बोध करवाने का प्रयास किया गया है। अब कठोर शब्द कैसे प्रयोग किए हैं? कठोर शब्द अर्थात क्योंकि जिसका गुरु भी अंधा है उसका चेला तो बिल्कुल मतलब अंधा होगा ही होगा। थोड़े से कठोर शब्द हैं, थोड़े कटु शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, लेकिन वास्तविकता को स्पष्ट रूप से वास्तविकता का ज्ञान करवा रहे हैं। कवि कहते हैं कि अब पहली 2-3 पंक्तियां हमने थोड़ी प्रभाव डालने वाली लिख दी। अब कवि कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा, अब अंधा कैसे? अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ पढ़ी जो सुनी सुनाई बातें बस वो सिखा रहा है, उसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो तुमने बस किताबों से पढ़ा है, तुम्हारा क्या विचार है, जैसे कहते हैं ना सबका अपना विचार होना चाहिए, तो अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है और परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों की सार्थकता को जांचने परखने की क्षमता नहीं है। जैसे ये था ना कि पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ ही, कि मतलब बस जो लोग कह रहे थे बस उसी को सही मान रहा था। ऐसा नहीं, जो लोग कह रहे थे, और ज़रूरी नहीं लोग सही ही कहें या गलत ही कहें, जो लोग सही कह रहे हैं उसको अपनाइए, जो गलत कह रहे हैं उसको मत अपनाइए, लेकिन उसके लिए आप में सही गलत जांच परख करने की क्षमता तो होनी चाहिए। तो जिसका गुरु अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है, परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों की सार्थकता को जांचने परखने की क्षमता नहीं है, ऐसे गुरु का अनुयायी तो दृष्टिहीन ही होगा। उसमें अच्छे बुरे हित अहित को समझने की शक्ति नहीं होगी, जबकि हित अहित की पहचान पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ऐसा छात्र रूढ़िवादी सोच एवं परंपराओं के घेर में फंसा ही रह जाएगा और जीवन में सृजनात्मकता, नई सोच एवं नए दृष्टिकोण को ना तो अपने जीवन में ला पाएगा और ना ही आगे चलकर समाज में किसी प्रकार से युवा शक्ति में अपना योगदान दे पाएगा। और केवल यही नहीं, आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आगे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी उसको भी आप आगे कैसे स्पष्ट करें वो देखिए। इस तरह अंधे गुरु के द्वारा प्रशिक्षित किया गया शिष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरागत सोच में रह जाता है। वे दोनों एक दूसरे को ही संभालते हुए कुएं में गिर जाते हैं, अर्थात अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन में आप सही गुरु से ही शिक्षा लें। यहाँ गुरु का अर्थ केवल विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जैसे आप तो गुरुओं का चयन नहीं करते ना, स्कूल्स में आप तो टीचर्स की सिलेक्शन नहीं करते, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप
किसको गुरु मानते हैं, मतलब गुरु मानने का अर्थ क्या है कि आप किसकी बात से सीख रहे हैं। तो गुरु का अर्थ केवल विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन में प्रत्येक वह व्यक्ति, प्रत्येक वह परिस्थिति एवं वह चयन जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, सभी हमारे गुरु ही होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बुरी घटना घटी, तुमने उससे क्या सीखा, तो एक तरह से वो भी घटना जो थी वो हमारी गुरु थी, वो हमें कुछ सिखाना चाह रही थी। तो गुरु केवल वो विद्यालयों के शिक्षक ही नहीं होते, वो हमारे अभिभावक, हमारे मतलब समाज में हमारे मित्र, ठीक है ना, हमारे चाहे शुभ चिंतक या फिर कोई परिस्थितियां जो हैं वो सभी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, वो सभी हमारे गुरु ही होते हैं। और इसीलिए एक शिशु के लिए उसकी सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु उसकी माँ को या उसके अभिभावकों को कहा जाता है। अभिभावक अर्थात माता पिता या उसकी देखरेख करने वाले, जहां वह जीवन के सबसे प्रारंभिक व्यावहारिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है। कवि कहते हैं कि वे भी सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं का आंख बंद करके अनुसरण कर रहे थे। वे भी अज्ञानी जनों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु आगे चलने पर उन्हें सद्गुरु मिले, अर्थात सही मार्गदर्शक एवं सही चयन सिखाने वाली संगत मिली। अहंकार का जर्जर बेड़ा उन्हें भव सागर मतलब माया मोह आदि में डुबोने वाला ही था, परंतु गुरु कृपा रूपी लहर ने टक्कर देकर उन्हें चौंका दिया, सचेत कर दिया। कि सही परिस्थितियों ने, सही समय पर सही लोगों ने उन्हें सचेत किया और सही मार्गदर्शन पर मतलब आगे बढ़ाया। उन्होंने कृपा पाकर उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया। ज्ञान दीप, जो ज्ञान का दीपक है, उसके प्रकाश में ही वे जान पाए कि वे तो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे थे। इस प्रकार गुरु कृपा से ही वे ईश्वर भक्ति के सीधे साधे मार्ग का दर्शन पा सके। उन्होंने अहंकार का परित्याग करके गुरु द्वारा प्रकाशित मोक्ष मार्ग को अपना लिया। उनके अनुसार गुरु के बिना ज्ञान तथा संसार से मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है। अब ये मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं। मोक्ष का मार्ग अर्थात ये जो अज्ञान, अहंकार, ये जो फालतू की जो चीजें हैं, इनका त्याग करना और सही मार्ग पर प्रशस्त होना। लोकाचार और वैदिक कर्म कांड से ऊपर उठकर परमात्मा या गुरु की सहज भक्ति अर्थात उनके आदेशों का पालन, सही अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सही गुरु ही आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, और इसके लिए मनुष्य को जहाँ तक संभव हो स्वयं ही चयन करना होता है कि उसे किस व्यक्ति, किस परिस्थिति से कौन सा ज्ञान अर्जित करना है, अपनी सोच को किस दिशा में लेकर जाना है और अपने भविष्य को किस दिशा की ओर अग्रसर करना है। तो ये इस पूरे उसका मतलब उन 4 पंक्तियों की व्याख्या थी। अब इसे आप जितनी मर्जी छोटी, जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हैं। वो समय पर आधारित है और आपके ज्ञान पर आधारित है। और ये कि किस परिस्थिति से कौन सा ज्ञान अर्जित करना। अब जैसे देश में अगर कोई दंगे वगैरह हो जाए, इससे आपको क्या मतलब, आप उसमें क्या करते हैं कि आप हिंसा के रास्ते पर ही निकल पड़ते हैं या मतलब अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, लोगों में ज्ञान फैलाना चाहते हैं, आंदोलन करके लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, हमें सही मार्ग पर चलना है। तो ये स्वयं का ही चयन होता है कि आप किस परिस्थिति से और किस व्यक्ति से क्या ज्ञान सीखते हैं। अब जैसे जो रावण था, कोई व्यक्ति उससे मतलब ये सीखेगा कि हर चीज़ को अपना बना लेना, कोई उससे लालच सीखेगा, कोई उससे मतलब कठोर तपस्या करके अपने स्वार्थ में अपने मनपसंद का वरदान मांगना सीखेगा, जबकि कोई व्यक्ति जो है वो रावण से महान शिव भक्त बनना चाहेगा, ज्ञान मतलब महाज्ञानी बनना चाहेगा, ठीक है ना, और अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार को हित के लिए किसी भी सीमा तक जाने का प्रयास करना सीखेगा। ये होता है अंतर कि आप किस व्यक्ति और किससे क्या सीखते हैं। ये होता है सही गुरु का चयन। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। और अंत में जो दूसरी आपके पास कविता थी उसकी व्याख्या कैसे करनी है वो देखिए। फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आप नॉन स्टॉप देखें, इसे पॉज करिए, उस पर खुद चिंतन मनन कीजिए कि आप उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मेरी व्याख्या हो वही आपकी व्याख्या हो। हिंदी जो साहित्य होता है, अंग्रेजी का या हिंदी का या किसी भी भाषा का, उसकी यही विशेषता होती है कि हर व्यक्ति उसे अपने संदर्भ में देखता है और समझता है। अब यहाँ पर कविता क्या थी? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। कितनी सरल पंक्तियां हैं कि जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इसको कभी जो पुराने सड़े गले फूल हैं क्या वो शोभित कर सकते हैं? नहीं। हमेशा जो सुगंधित, जो ताज़े ताज़े फूल हैं उन्हीं से प्रकृति खिलती है। अगर मुरझाए हुए फूल होंगे वो प्रकृति को सुंदर थोड़ी ना बनाएंगे, फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि प्रकृति भी मुरझाई हुई है। उसी प्रकार पूरा तंता का यह निर्मोख
निर्मोक अर्थात निराधार, पुरातनता मतलब जो पुरानी चीजें हैं, रूढ़िवादी। सहन करती ना प्रकृति पल एक, प्रकृति पुरानी चीजों को सहन नहीं करती, जो मतलब पुराने फूल हैं, बासी फूल हैं। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। इसलिए नित्य मतलब कि निरंतर लगातार हमें नई नई चीज़ों पर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि तभी हम परिवर्तन ला पाएंगे, तभी हम उत्साह ला पाएंगे। अब इन पंक्तियों को वैसे तो कहने के लिए बहुत साधारण थी, लेकिन अब इनकी व्याख्या कैसे करनी है वो देखिए। कैसे हमने किया है कि दी गई पंक्तियों में कवि ने श्रृंगार एवं वीर रस का अत्यंत सुंदर मिश्रण करते हुए बहुत ही सरल शब्दों में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने का एक उत्कृष्ट माध्यम समझाने का प्रयास किया है। ये पहले हमने एक, जैसे कहते हैं ना कि एग्जामिनर को हिंट दे देना कि हमने इस पोएम का मतलब समझ लिया है, ये एक वो चीज़ है। और जैसे स्टार्टिंग में जिनको व्याकरण का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उन्हें पता है कि इसमें श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है। वीर रस वहाँ पर होता है जहाँ पर उत्साह, जोश, सकारात्मकता भरने की कोशिश की जाती है। तो करते हुए उन दोनों का मिश्रण करते हुए बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में प्रकृति के माध्यम से, मतलब प्रकृति का उदाहरण देते हुए मनुष्य को जीवन जीने का एक उत्कृष्ट माध्यम समझाने का प्रयास किया है। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान अथवा वन सुशोभित होते हैं। ये तो उसका सिर्फ आशय लिख दिया। अब मुरझाए हुए फूल तो बहुत शीघ्र मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, परंतु खिले हुए फूल अपनी सुंदरता एवं खुशबू से अपने चारों ओर प्रसन्नता, उत्साह, नई ऊर्जा एवं सकारात्मकता का संदेश फैलाते हैं। फिर यह सत्य है कि खिलना और मुरझाना प्रकृति का अपरिवर्तनशील नियम है। अब आप ये कहेंगे कि जो खिलना और मुरझाना है वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो प्रकृति में अपरिवर्तनशील नियम है। फूल अगर खिलेगा तो मुरझाएगा भी, परंतु जीवन में सुख दुख भी इस प्रकार आते जाते रहते हैं। अब आई मुद्दे की बात कि जो उसका जो आशय था उसका अर्थ क्या है कि जीवन में भी इस प्रकार दुख सुख आते जाते रहते हैं। ऐसे में मनुष्य को भविष्य में मुरझाने का भय एवं शोक त्याग कर वर्तमान में उत्साहित एवं आशा से भरकर जीवन को पूर्णतः जीना चाहिए। उसे मतलब वर्तमान में खिलकर जीना चाहिए। उसे पता है कि आगे जाकर एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मतलब इसका ये मतलब ये है कि वो आज संपत्ति इकट्ठी ना करे। इसका मतलब ये है कि वो आगे प्रयास ही ना करे, क्योंकि कहने के लिए तो कल कुछ भी हो जाए, कल भूकंप आ जाए, कल सृष्टि नष्ट हो जाए, तो मतलब हम प्रयास ही करना छोड़ दें। उसे निराशा और अकर्मण्यता मतलब कि कोई काम ना करना, वेले बैठे रहना, उसे निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशान्वित एवं उद्यमी होकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति सहर्ष ही पुराने फूल पत्ते पेड़ों को त्याग देती है। सहर्ष मतलब जो प्रकृति है वो भी हमें संदेश देती है, वो खुशी खुशी जो पुराने पेड़ पत्ते होते हैं उन्हें त्याग देती है और बिना उनका शोक मनाए नए फूलों और हरियाली का पूरी आशा के साथ स्वागत करती है। पतझड़ में पेड़ बहुत आसानी से अपने पत्ते, पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, पुरातनता को छोड़ते हैं, नवीनता को अपनाते हैं, नए पत्तों का स्वागत करते हैं। उसे आशा है कि नवीनता प्रकृति को पुनः सुंदर और जीवंत बना देगी। उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी सोच एवं विचारों को त्याग कर आधुनिक चलन को सहर्ष स्वीकारना होगा। अतीत के दुख और कष्ट भुलाकर, और सिर्फ यही नहीं कि पुरानी सोच, अगर पुराने समय में हमारे साथ कोई बुरी घटना बीती है उसी का अगर आप शोक मनाते रहेंगे तो आगे जीवन में खुशी कैसे पाएंगे। तो इसलिए अतीत के दुख और कष्ट भुलाकर उज्जवल भविष्य के लिए स्वयं को नई प्रेरणा से भरना होगा और वर्तमान में उपस्थित सुखों का आनंद उठाते हुए निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ना होगा। यही मनुष्य की प्रसन्नता एवं सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल थी उसकी व्याख्या, कितने सरल शब्दों में हमने की, और कितनी सारी पंक्तियां थी जिसका हमने बहुत ही कम शब्दों में उसकी व्याख्या कर दी। लेकिन आपने देखा ना किस प्रकार से व्याख्या की, वो महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ ऐसा नहीं था निराशा का भाव, आशा का भाव, जीवन में सुख दुख का भाव, अपरिवर्तनशीलता का भाव, लेकिन वो सब हमने उस चीज़ के बीच में जो छिपा हुआ अर्थ था वो समझ लिया और उसी की व्याख्या की। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा समय इसमें लगेगा लेकिन लगाना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, महत्वपूर्ण बातें क्या थी जो आपको याद रखनी है कि व्याख्या जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अब मैंने इसका अर्थ ये लिया, हो सकता है कि आप इस कविता का अर्थ कुछ और निकालें, तो उसमें चिंता मत कीजिए, अभ्यास से ही हिंदी शब्दावली में सुधार होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर अकर्मण्यता लिखा था, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि आप मतलब बेकार में बैठे नहीं रह सकते, आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो भी लिखते ना उसमें भी कोई गलती ना होती। अंतर कहाँ पर आता है केवल
कि जैसे अगर मैंने वो शब्द लिखा है अकर्मण्यता और उसकी शब्दावली भी सही है, तो सामने एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसकी हिंदी भाषा पर पकड़ है, तो उसे कहीं ना कुछ अंतर तो आता ही है। अपना मत स्पष्ट करें, आपका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल क्लियर करें कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। वहाँ पर ये पुरातन चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाना क्यों कहा गया है कि पुराने समय में तो जो कष्ट थे उन्हें भूलकर हमें वर्तमान में जो उपस्थित सुख हैं उनको तो भोगना चाहिए, वो चीज़ होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण एवं विचार रखें। कोशिश ये कीजिए कि कोई भी आप व्याख्या लिख रहे हो, गद्यांश की, पद्यांश की या सार लेखन कर रहे हो, जहाँ पर आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी सकारात्मकता झलकनी चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए वहाँ पे, कि आप हर चीज़ को कितना पॉजिटिव वे में लेते हैं। ज्ञान एवं आवश्यकता से अधिक ना लिखें। आपको जितना ज्ञान है उतना ही लिखें। ऐसा ना हो कि आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है फिर भी आप वो लिख रहे हैं तो गलत लिख जाएंगे। आवश्यकता से अधिक ना लिखें। पूछा कुछ और गए, आप उसमें कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, तो वो भी क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती खींचना किसी टॉपिक को, उससे भी क्या होता है एग्जामिनर वो चीज़ पकड़ लेगा और फालतू में आपके 1-2 मार्क्स कट जाएंगे, जिससे गलती की संभावना कम रहे। गलती नहीं करनी है, जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखें, पर्याप्त होगा उतना मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स की ही है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि जो 2019 की हमने आपको जो गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या समझाई, इसे आप बहुत विस्तार से, गहराई से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपके सामने है 7814622609 और civilstaffhimachal@gmail.com, ये हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है। चलिए, तो आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपसे विदा लेते हुए, हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार आप हमारे साथ आगे जुड़े रहें, सारे वीडियोस अच्छे से देखें, उन्हें समझने का प्रयास करें। आपके जो मत हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर उस पर चर्चा करें, हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमें भी पता चले हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं।